हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। बच्चों, जैसे कि आप जानते हो, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम के क्वेश्चन आंसर कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखे थे। आज हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस देखें। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द फैमिली ऑफ सोलर सिस्टम। यानी आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा ऑब्जेक्ट है या पिंड है जो सौर मंडल के परिवार को बिलोंग नहीं करता, यानी सौर मंडल के परिवार में सम्मिलित नहीं है। तो इसके आपके ऑप्शंस हैं। आपका जो पहला ऑप्शन है वो है प्लैनेट्स, यानी जिन्हें आप क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। दूसरा है आपका गैलेक्सी, यानी आकाशगंगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका, तीसरा जो ऑप्शन है वो है आपका मीटियोर्स, यानी उल्का। चौथा जो आपका ऑप्शन है वो है कॉमेट, यानी धूमकेतु। यानी आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा पिंड है या कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो सौर परिवार का भाग नहीं है, यानी सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं। तो जब हमने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, यानी सौर मंडल के बारे में पढ़ा था, हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि जो हमारा सौर मंडल है यानी सोलर सिस्टम है, उसमें 8 प्लैनेट्स यानी 8 ग्रह। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रहों के बारे में हमने पढ़ा था। हमने सैटेलाइट यानी उपग्रह के बारे में पढ़ा था। हमने मीटियोर्स यानी उल्का के बारे में भी पढ़ा था कि आपके जो उल्काएं होती है वो क्या होती है। कॉमेट्स के बारे में समझा था कि कॉमेट्स यानी धूमकेतु होते क्या है, हमने उसके बारे में समझा था। तो इनमें से एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि हमारे सौर मंडल का भाग नहीं है वो है गैलेक्सी यानी आकाशगंगा। गैलेक्सी यानी आकाशगंगा। तो बेसिकली जो गैलेक्सी होती है यानी आकाशगंगा होती है, उसके अंदर बहुत सारे सौर मंडल होते हैं, तारे होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सौर मंडल है वो गैलेक्सी का एक पार्ट होता है, यानी आकाशगंगा का पार्ट होता है। पर हम ये नहीं कह सकते कि जो आपका गैलेक्सी है वो सौर मंडल का भाग है, यानी आकाशगंगा सौर मंडल का या सोलर सिस्टम का पार्ट है। तो आपका जो ये पहला क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा वो गैलेक्सी होगा। अगर हम हमारी गैलेक्सी की बात करें, यानी जिस गैलेक्सी में, जिस आकाशगंगा में हमारा सोलर सिस्टम स्थित है या हमारी अर्थ जिसमें प्रेजेंट है, तो उसको हम मिल्की वे गैलेक्सी यानी मंदाकिनी कहते हैं। तो जो आपका ये क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है, जैसे कि अभी हमने देख लिया है कि वो क्या है, गैलेक्सी है, क्योंकि सोलर सिस्टम क्या होता है, पार्ट होता है गैलेक्सी का, ना कि आपका जो है गैलेक्सी सोलर सिस्टम का पार्ट। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, गैलेक्सी यानी आकाशगंगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो आपका अगला प्रश्न है वो ये है, द हैलीज कॉमेट इज सीन आफ्टर एवरी डैश। यानी जो हैलीज कॉमेट है, यानी हैली जो धूमकेतु है, ठीक है, जो आपका कॉमेट है हैली कॉमेट, वो आपको कितने टाइम बाद, कितने समय बाद दिखाई देता है। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं, पहला ऑप्शन है 76 मंथ यानी 76 महीने में, 76 इयर्स यानी 76 साल में,
56 मंथ्स और 56 ईयर्स, यानी 56 महीने और 56 साल। तो आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो जब हमने कॉमेट के बारे में पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि जो कॉमेट होते हैं वो हमें एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद, यानी एक जो फिक्स समय अवधि होती है उसके बाद हमें दिखाई देते हैं। हमने कॉमेट्स के बारे में समझा था कि जो कॉमेट्स होते हैं उनका क्या होता है, एक हेड होती है यानी सिर होता है और एक टेल होती है। तो जैसे ही वो सूर्य के पास यानी सन के करीब या सूर्य के करीब आते हैं तो क्या होता है, उसकी पूंछ लंबी हो जाती है, यानी उसकी जो टेल होती है वो लंबी हो जाती है और किस दिशा में होती है, सूर्य के विपरीत दिशा में। हमने ये देखा था। फिर हमने जब एग्जाम्पल देखे थे कॉमेट के यानी धूमकेतु का एग्जाम्पल देखा था, जो आपका कॉमेट होता है यानी धूमकेतु होता है उसका हमने जब एग्जाम्पल देखा था तो हमने कौन सा एग्जाम्पल देखा था, हैलीज कॉमेट यानी हैली धूमकेतु के बारे में देखा था। और हमने क्या देखा था कि जो हैली कॉमेट होता है वो 76 ईयर के बाद यानी 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, यानी जो आपका आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन होगा, यानी 76 ईयर्स। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी तीसरा क्वेश्चन है वो आपका ये है, ऊर्सा मेजर इजा, यानी ऊर्सा मेजर क्या है। ऊर्सा मेजर जिसे हम क्या कहते हैं, सप्तऋषि तारामंडल कहते हैं, बिग डिपर कहते हैं। तो जो आपका ऊर्सा मेजर होता है उसे हम क्या क्या कहते हैं, सप्तऋषि तारामंडल, हम इसे बिग डिपर भी कहते हैं। तो हमें ये बताना है कि जो ऊर्सा मेजर है यानी सप्तऋषि तारामंडल या जिसे हम बिग डिपर कहते हैं वो क्या है। तो आपके जो ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है आपका स्टार यानी तारे, यानी क्या है, एक तारा है। दूसरा ऑप्शन है आपका कॉन्स्टेलेशन यानी तारामंडल। तारामंडल मतलब कि जो क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं, यानी तारों का समूह जो कि एक पर्टिकुलर शेप या कोई रिकॉग्नाइजेबल यानी जाना पहचाना आकार बनाता है। क्या होते हैं, ये ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं बेसिकली। सीन ओनली विद टेलीस्कोप, यानी हम इसे सिर्फ टेलीस्कोप की मदद से देख सकते हैं। डी आपका ऑप्शन है उपग्रह यानी सैटेलाइट। तो जब हमने ऊर्सा मेजर यानी सप्तऋषि तारामंडल या जिसे आप बिग डिपर कहते हैं इसके बारे में पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि ये एक करछी की शेप का होता है, यानी करछी के आकार का होता है, जिसके 3 तारे हैंडल पे होते हैं और 4 तारे कटोरी की शेप या कटोरी का आकार बनाए हुए होते। तो हमने देखा था कि इसमें आपके 7 तारे होते हैं, यानी 7 तारों का ये एक समूह होता है। तो जब ये 7 तारों का एक समूह है तो हम इसको क्या कहते हैं, बेसिकली जो आपका ऊर्सा मेजर है या सप्तऋषि तारामंडल है या जिसे आप बिग डिपर कहते हैं वो क्या है, वो है आपका ऑप्शन बी यानी कॉन्स्टेलेशन। तो आपका जो ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो बी ऑप्शन है, जिसे हम कॉन्स्टेलेशन यानी तारामंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, तारामंडल कहते हैं। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच प्लैनेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट, यानी कौन सा ऐसा ग्रह है जिसकी सबसे ज्यादा क्या है, उपग्रह है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके सबसे ज्यादा सैटेलाइट यानी उपग्रह हैं। इसके जो ऑप्शंस हैं,
पहला ऑप्शन है जुपिटर यानी बृहस्पति, सेकंड है सैटर्न यानी शनि, थर्ड है मर्क्यूरी यानी बुध, और फोर्थ है मार्स यानी मंगल। यानी चौथा ऑप्शन क्या है, मार्स यानी मंगल। तो जैसे कि हमने जब प्लैनेट्स के बारे में यानी ग्रहों के बारे में पढ़ा था, तो हमने क्या देखा था कि मरकरी और वीनस दो ऐसे ग्रह हैं जिनकी कोई भी सैटेलाइट नहीं है, यानी विच हैज नो सैटेलाइट, यानी कोई भी उसके उपग्रह नहीं है। तो इसका मतलब मार्स के तो उपग्रह हैं ही। अब हम बात करते हैं बृहस्पति, शनि और बुध की। सॉरी, जो मरकरी है उसका कोई भी ग्रह नहीं है। जो आपका मार्स होता है उसके दो उपग्रह हैं। जो आपका मर्क्यूरी है यानी बुध है, उसके कोई भी उपग्रह नहीं। क्या नहीं है, उपग्रह नहीं है, क्योंकि जो मरकरी और वीनस होता है यानी बुध और शुक्र ग्रह है, उनके पास किसी भी तरीके की सैटेलाइट यानी उपग्रह नहीं होते। अगर हम बात करें मार्स यानी मंगल ग्रह की, तो हमें ये पता है कि मंगल ग्रह की दो सैटेलाइट होती है, जिन्हें हम फोबोस और डियमोस कहते हैं। तो हमने ये देखा था कि ये दोनों जो है मर्क्यूरी और मार्स के बारे में अगर हम देखें, तो ये क्या है, आपके इनर प्लैनेट है यानी आंतरिक ग्रह है। अगर हम जुपिटर और सैटर्न के बारे में देखें यानी बृहस्पति और शनि ग्रह के बारे में देखें, तो शनि और बृहस्पति ग्रह आपके बाह्य ग्रह हैं, यानी जो है क्या है, ये बाह्य ग्रह है यानी एक्सटर्नल प्लैनेट्स हैं। और अगर हम आपके आउटर प्लैनेट्स हैं, और अगर हम इनके बारे में ये कहें कि आउटर प्लैनेट हैं यानी बाह्य ग्रह हैं, तो हमने ये देखा था कि इनके ग्रह सबसे ज्यादा होते, यानी जो आउटर प्लैनेट्स होते हैं, बाह्य ग्रह होते हैं, उनके सबसे ज्यादा क्या होते हैं, प्लैनेट्स, यानी उनके सबसे ज्यादा क्या होते हैं, जो ये प्लैनेट्स होते हैं उनके उपग्रह यानी मून सबसे ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं, मून्स यानी उपग्रह, या आप जिसे कहते हैं सैटेलाइट, जिसे आप क्या कहते हैं सैटेलाइट, यानी इनके सबसे ज्यादा उपग्रह होते हैं, क्योंकि ये क्या है, आउटर प्लैनेट है। अगर हम इनर प्लैनेट यानी आंतरिक ग्रह की बात करें, तो ये ऐसे प्लैनेट्स हैं, ठीक है, ये इनकी एक प्रॉपर्टी ये भी थी कि इनके सबसे कम सैटेलाइट यानी चंद्रमा होते हैं। अगर हम बात करें जुपिटर और सैटर्न की यानी बृहस्पति और शनि की, तो जब हम इनके बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि जो आपका शनि होता है यानी शनि ग्रह होता है, उसके सबसे ज्यादा उपग्रह होते हैं। क्या होते हैं, सबसे ज्यादा उपग्रह, यानी कि सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स होती हैं। तो आपका जो ये क्वेश्चन है, यानी आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा ग्रह है जिसकी सबसे ज्यादा सैटेलाइट यानी उपग्रह है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका वो होगा आंसर बी, यानी सैटर्न यानी शनि। तो जो आपका शनि ग्रह है, इसके सबसे ज्यादा उपग्रह यानी सैटेलाइट होते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, वो ये है, विच यूनिट इज यूज्ड टू मेजर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। यानी आपको ये बताना है कि कौन सी ऐसी यूनिट है, कौन सी ऐसी इकाई है जिससे हम एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, ठीक है, जो आपकी एस्ट्रोनॉमिकल दूरियां होती है, यानी जो हम किसके बारे में पढ़ते हैं, किसकी दूरी के बारे में बात करते हैं, अलग अलग जो ब्रह्मांड में पिंड है उनकी जब हम दूरी नापते हैं, तो हम किस यूनिट या किस इकाई का यूज करते हैं यानी प्रयोग करते हैं। आपके जो ऑप्शंस हैं वो है, पहला है लीप ईयर, दूसरा है लाइट ईयर, तीसरा है सेंचुरी, चौथा है साउंड ईयर। यानी लीप ईयर,
लाइट ईयर, सेंचुरी और साउंड ईयर। तो अगर हम बात करें एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस की, तो हम ये जानते हैं कि ये जो दूरियां होती है बहुत ही बड़ी दूरियां होती हैं और इसे हम मीटर, किलोमीटर या माइल्स में मेजर नहीं कर सकते। तो इनके लिए एक अलग यूनिट होती है जिससे हम बहुत लंबी दूरियों को नाप सकते हैं। तो ये आपकी जो दूरी होती है वो हम लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष में नापते हैं। किसमें नापते हैं? लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष। हम इसे प्रकाश वर्ष में नापते हैं। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर है तो वो बेसिकली आपका ऑप्शन बी है, जिसे हम लाइट ईयर कहते हैं यानी प्रकाश वर्ष कहते हैं। जो आपका अब अगला क्वेश्चन है वो ये है, द स्टार्स फॉर्मिंग अ रिकॉग्नाइजेबल शेप इज कॉल्ड, यानी जो तारे एक जाने पहचाने यानी ऐसी शेप, ऐसे आकार बनाते हैं जिन्हें हम पहचानते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? इसके जो आपके पास ऑप्शंस हैं वो आपके पहला ऑप्शन है कॉन्स्टलेशन, यानी जिसे हम क्या कहते हैं? तारामंडल। दूसरा है आपका सिस्टम। तीसरा है गैलेक्सी यानी आकाशगंगा। और चौथा है एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड यानी क्षुद्र ग्रह। तो पहला है कॉन्स्टलेशन, दूसरा है सिस्टम, तीसरा है गैलेक्सी, चौथा है क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉइड। तो आपको ये बताना है कि जो तारे होते हैं जब वो एक प्रॉपर रिकॉग्नाइजेबल शेप बनाते हैं यानी ऐसा आकार बनाते हैं जिन्हें हम पहचानते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? ऐसे तारों के ग्रुप को हम या समूह को हम क्या कहते हैं? तो जब हम किसकी बात करते हैं? तारों के समूह की बात करते हैं, तो हमें पता है कि जब वो शेप बनाएंगे, एक ऐसी शेप या ऐसा आकार बनाएंगे जिसे हम पहचानते हैं, तो कब बनाएंगे? जब बहुत सारे तारे एक साथ मिलेंगे या उनको एक साथ हम रखेंगे। तो बेसिकली क्या होता है? ये एक ग्रुप ऑफ स्टार्स यानी तारों का समूह जो मिलके एक पहचानने वाली या ऐसी आकार बनाते हैं जिसे हम पहचानते हैं। तो आपका जो इसका आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है, यानी कॉन्स्टलेशन, यानी जिसे हम क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, विच स्टार इज नियरेस्ट टू अर्थ, यानी कौन सा तारा पृथ्वी के नजदीक है, यानी जो आपका अर्थ है उसके सबसे पास कौन सा तारा है, आपको ये बताना है। तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो है, पहला पोल स्टार यानी ध्रुव तारा, दूसरा ओरियन, ओरियन यानी जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम ओरियन कहते हैं और क्या कहते हैं? शिकारी तारामंडल यानी हंटर, हंटर कॉन्स्टलेशन कहते हैं। चौथा है आपका कैसियोपिया और तीसरा है आपका कैसोपिया, और जो डी ऑप्शन है वो आपका क्या है? सन यानी सूर्य है। सन यानी सूर्य। तो जब हम तारों के बारे में पढ़ रहे थे और हमने देखा था कि कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे नजदीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि पृथ्वी के सबसे नजदीक आपका सन यानी सूर्य है, क्योंकि सूर्य एक तारा है। ये तारा क्यों है? क्योंकि इसकी खुद की हीट और लाइट होती है, यानी इसका अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। इस कारण हम इसे स्टार कहते हैं यानी तारा कहते हैं। और पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा तारा है? सूर्य है।
सेकंड जो थोड़ा दूरी पे है वो आपका कौन सा है, अल्फा सेंचुरी है। तो आपका जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7, इसका जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी होगा, यानी सन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What term is used for celestial bodies that revolve around the sun in highly elliptical orbit? यानी हम उन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं जो सूर्य के परिक्रमा करती है एक इलिप्टिकल पाथ में या इलिप्टिकल ऑर्बिट में। यानी आपको बताने हैं वो खगोलीय पिंड, वो सेलेस्टियल बॉडी यानी वो खगोलीय पिंड, उनके बारे में बताना है। आपको ये बताना है कि खगोलीय पिंड जो कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं, क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और कैसे करते हैं, एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं। तो आपके जो इसमें ऑप्शंस हैं वो है, पहला कॉमेट यानी धूमकेतु, दूसरा है मीटियोर्स यानी उल्काएं, तीसरा है एस्ट्रॉइड्स यानी क्षुद्र ग्रह, चौथा है प्लैनेट्स यानी ग्रह, यानी धूमकेतु, दूसरा है उल्काएं, तीसरा है क्षुद्र ग्रह, चौथा है ग्रह। तो आपको बताना है इनमें से कौन से ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो कि सूर्य की परिक्रमा करती हैं और बहुत ही इलिप्टिकल यानी इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करती है। तो जब हम सेलेस्टियल बॉडीज की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो सूर्य की परिक्रमा कर रही है और बहुत ही ज्यादा इलिप्टिकल ऑर्बिट में ये क्या कर रही है, परिक्रमा कर रही है सूर्य की, तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका कॉमेट होगा यानी धूमकेतु होगा। जैसे आप जानते हैं कि जो धूमकेतु होते हैं वो क्या करते हैं, वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं और जैसे ही वो सूर्य के पास या नजदीक आते हैं तो क्या होता है, उसकी जो पूंछ होती है यानी जो उसकी टेल होती है जिसे हम पूंछ कहते हैं, वो काफी लंबी हो जाती है और वो सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। जो आपका ये क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है यानी कॉमेट यानी धूमकेतु। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है वो ये है, which small objects revolve between the orbit of Mars and Jupiter? यानी मंगल और बृहस्पति की कक्षा में कौन से ऐसे पिंड हैं जो रिवॉल्व करते हैं यानी परिक्रमा करते हैं। तो इसके जो ऑप्शंस है वो है, पहला सैटेलाइट यानी उपग्रह, दूसरा है कॉमेट यानी धूमकेतु, तीसरा है एस्ट्रॉइड यानी क्षुद्र ग्रह, चौथा है मीटियोइड यानी उल्का पिंड। तो आपको ये बताना है कि मंगल और बृहस्पति के जो कक्षा है उसके बीच जो स्पेस है वहां पे कौन से ऐसे पिंड हैं जो आपको दिखाई देते हैं। तो बेसिकली जब हम मार्स और जुपिटर के बेल्ट की बात करते हैं या इसकी जो कक्षा है, ऑर्बिट है, उसकी बात करते हैं, तो हमने ये देखा था कि इसकी ऑर्बिट काफी
बड़ी होती है या इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा दूरी होती है। इनके बीच में एक बेल्ट होती है जिसे हम क्या कहते हैं, एस्ट्रॉइड्स की बेल्ट या फिर क्षुद्र ग्रह की बेल्ट होती है, जो कि सूर्य की परिक्रमा कर रही है। तो जो आपका ये क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी क्षुद्र ग्रह। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, विच प्लैनेट इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, यानी किस ग्रह को हम सुबह का तारा और सायकाल का तारा कहते हैं। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो है वीनस, मार्स, जुपिटर, मरकरी। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, वीनस यानी शुक्र, मार्स यानी मंगल, वीनस यानी शुक्र, मार्स यानी मंगल, जुपिटर यानी बृहस्पति, और मर्क्यूरी यानी बुध। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा ग्रह है जिसे हम मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो वीनस है, यानी शुक्र है। तो जब हम वीनस की बात करते हैं तो हमने क्या देखा था कि सुबह होने से या फिर सूर्य उदय होने से थोड़ा सा पहले आपको जो वीनस है यानी शुक्र ग्रह है, आपको ईस्ट डायरेक्शन यानी कि जो आपकी पूर्व दिशा होती है, आकाश की पूर्व दिशा होती है, वहां पे आपको दिखाई देता है। और सूर्यास्त के तुरंत बाद आपको ये पश्चिम दिशा में, ठीक है, पश्चिम दिशा में आपको दिखाई देता है, यानी जो आपका स्काई होता है यानी आकाश होता है, उसकी जो पश्चिम दिशा होती है, आपको वहां पे ये सूर्यास्त के बाद यानी जब सनसेट होता है उसके बाद दिखाई देता है। यही वो कारण है जिसके कारण हम इसे मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहते हैं, यानी प्रातः काल का तारा और सायकाल का तारा। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, द लीस्ट डेंस प्लैनेट इज, यानी सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है। आपको ये बताना है सबसे कम घनत्व वाला जो ग्रह है वो कौन सा है। आपके पास जो ऑप्शंस है वो है अर्थ यानी पृथ्वी, जुपिटर यानी बृहस्पति, सैटर्न यानी शनि, यूरेनस। तो जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे, हम सैटर्न के बारे में पढ़ रहे थे, हमने अर्थ के बारे में पढ़ा, जुपिटर के बारे में पढ़ा, यूरेनस के बारे में पढ़ा। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा था कि जो सैटर्न यानी शनि ग्रह है, जो आपका शनि ग्रह है, ये एक ऐसा ग्रह है जिसकी डेंसिटी यानी घनत्व पानी के घनत्व से भी कम होता है। और हमने ये भी देखा था कि जितने भी ग्रह हैं उनमें सबसे कम घनत्व आपका शनि ग्रह का घनत्व था। यानी अगर आप शनि ग्रह को किसी पानी में या तालाब में अगर डुबो दो तो वो क्या करेगा, वो पानी के ऊपर तैरेगा यानी फ्लोट करेगा। तो यानी कि जो शनि है वो एक ऐसा ग्रह है जिसकी डेंसिटी यानी जिसका जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से भी कम है। तो जो आपका ये क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन 11, इसका जो आंसर है वो आपका सैटर्न यानी शनि ग्रह है। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, डैश वाज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट, यानी पहला भारतीय उपग्रह। आपको बताना है कौन सा है पहला भारतीय उपग्रह। तो जो आपका पहला भारतीय उपग्रह आपको बताना है कौन सा है। पहला है आपका इनसेट, दूसरा है आपका इडूसेट, तीसरा है आपका IRS, चौथा है आर्यभट्ट। तो जब हमने सैटेलाइट यानी उपग्रह के बारे में पढ़ा था और
कृत्रिम उपग्रह यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में हमने जब समझा था तो हमने क्या देखा था कि भारत का पहला जो कृत्रिम उपग्रह है यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो आपकी कौन सी है, आर्यभट्टा है। यानी जो आपका ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा, आर्यभट्टा। अब आपका जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, मैच द फॉलोइंग टर्म्स गिवन इन कॉलम ए एंड कॉलम बी। यानी कॉलम ए और कॉलम बी में आपको कुछ टर्म्स दी गई हैं, इनको आपको मिलाना है। तो आपका जो पहली टर्म है वो है नियरेस्ट टू ऑफ द सन, यानी सूर्य के सबसे करीब कौन सा है। तो अगर आप यहाँ पे कॉलम बी देखें तो अगर हम बात करें नेपट्यून की, तो नेपट्यून क्या है, सबसे पहले हम जुपिटर की बात करते हैं। तो अगर जुपिटर की बात करें, जुपिटर एक ग्रह है, ठीक है, एक ग्रह है, लेकिन ये सूर्य के नजदीक नहीं है। नेक्स्ट स्टार्स की बात करते हैं, तो स्टार्स तो हम जानते ही हैं वो तो बहुत ही दूरी पे स्थित है। देन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है। देन आपका कॉन्स्टलेशन यानी तारामंडल है, तो तारामंडल भी इसका जो होगा वो इसका आंसर नहीं होगा। अदर देन प्लैनेट्स नहीं होगा। देन आपका नेपट्यून है, अगर हम नेपट्यून की बात करें तो नेपट्यून आपका सबसे दूरी पे स्थित ग्रह है, तो आपका नेपट्यून आंसर नहीं होगा। तो नियरेस्ट ऑफ द सन जो ये आपके पास क्वेश्चन है या ये जो टर्म है, इसका जो आंसर होगा वो आपका आंसर जी होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, मर्क्यूरी कहते हैं या फिर बुध कहते हैं। नेक्स्ट टर्म आपकी है लार्जेस्ट प्लैनेट, यानी सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। अगर हम ऑप्शन ए देखें तो हमारा ऑप्शन जुपिटर है यानी बृहस्पति है, और हम ये जानते हैं कि जो बृहस्पति है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो जो आपका बी या सेकेंड क्वेश्चन है, क्या है आपका सेकेंड क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, जुपिटर होगा। तो आप जुपिटर को कुछ इस तरीके से मिलाएं। अब हम बात करते हैं कॉमेट्स की। कॉमेट यानी धूमकेतु। धूमकेतु की अगर हम बात करें तो जो आपके धूमकेतु होते हैं वो आपके स्टार्स तो नहीं होते हैं, देन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी नहीं होती है। अगर हम कॉन्स्टलेशन की बात करें यानी तारामंडल की बात करें तो ये कॉन्स्टलेशंस भी नहीं होते हैं। नेपट्यून एक प्लैनेट है, तो आपका जो कॉमेट है इसका जो आंसर होगा वो होगा अदर देन प्लैनेट। तो आप क्या करेंगे, इस ऑप्शन को इससे मिलाएंगे। नेक्स्ट जो आपका है क्वेश्चन वो है अल्फा सेंचुरी। आपको ये बताना है कि अल्फा सेंचुरी क्या होते हैं। तो अल्फा सेंचुरी की अगर हम बात करें, हम ये जानते हैं अल्फा सेंचुरी सेकंड नियरेस्ट स्टार है अर्थ के, यानी दूसरा निकटतम तारा है पृथ्वी के। तो अगर हम अल्फा सेंचुरी की बात करें, अल्फा सेंचुरी का जो आंसर होगा वो आपका स्टार यानी तारा होगा। तो आप इस तरीके से अल्फा सेंचुरी को स्टार से मिला। नेक्स्ट है आपके पास इनसेट 3E। तो अगर हम इनसेट 3E की बात करें तो इनसेट क्या है, आपकी आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी कृत्रिम उपग्रह है। तो जो आपका इनसेट 3E है इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा, यानी आप क्या करेंगे, आप इनसेट 3E को आर्टिफिशियल सैटेलाइट से मिलाएंगे, यानी जो आपकी इनसेट 3E है वो क्या है, कृत्रिम उपग्रह यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। अब हम बात करते हैं उर्सा मेजर की। किसकी बात करते हैं, उर्सा मेजर की। उर्सा मेजर को हम सप्तऋषि तारामंडल भी कहते हैं और बिग डिपर भी कहते हैं। तो उर्सा मेजर एक तरीके का क्या है, तारामंडल है यानी कॉन्स्टलेशन है। तो आपका जो क्वेश्चन है उर्सा मेजर, इसका जो आंसर है वो आपका
अ कॉन्स्टलेशन आंसर। लास्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है प्लैनेट। प्लैनेट यानी उपग्रह। तो आप प्लैनेट यानी ग्रह, ठीक है, यानी प्लैनेट को क्या कहते हैं, हम ग्रह कहते हैं। तो आपको ये बताना है कि जो ग्रह है यानी प्लैनेट है, इसका आंसर क्या होगा। इसका बेसिकली आंसर आपका एफ यानी नेपट्यून होगा। यानी नेपट्यून क्या है, आपका एक ग्रह है। तो आप इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से करेंगे। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ जो मैंने आज आपको क्वेश्चंस कराए आपको समझ में आ गए होंगे। आपने इनको नोट डाउन किया होगा और इसमें जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए उसको भी ध्यान से सुना होगा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।